बड़ी बांग्लादेश में। बड़ी बड़ी दिलचस्प परिस्थिति ये है कि हमारे टीएमडी इंडिया न्यूज 24 के संवाददाता वहां पर जो हैं, ब्यूरो हम्म चीफ है शिवाजी वर्मा। हम्म शिवाजी वर्मा की रिपोर्ट जब हम लोगों के पास आई, तो मैंने जब उस पर कार्यक्रम किए, तो वह भी 3 कौन थे जो नेपाल से शादी करके यहां पर आई हुई हैं लड़कियां, और एक लड़का, 2 औरतें और एक लड़का, 3 लोग मिले हैं जो इस देश के नहीं है, नेपाल के हैं या दूसरे जगह के हैं। मैं इसका खुलासा, देखिए इसका जो है ना चुनाव आयोग ने खुलासा किया है, ना केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खुलासा किया है। हाँ इसका खुलासा किया है एक पूर्व चुनाव आयुक्त ने, वो हाल के हाँ ही थे, क्योंकि उनकी पूर्व चुनाव आयुक्त थे, चुनाव आयोग में उनकी पकड़ है, उनके हाँ। साथ के लोग हैं चुनाव आयोग में, तो उन्होंने ये खुलासा किया कि 500 के लगभग थे, जिसमें तो से महत्वपूर्ण ये 75। है, महत्वपूर्ण यह है राजू जी कि आप तो इस पर बहुत गहराई से मतलब गहन करते हैं, आप तो इस पे आंकड़ों पर बहुत ध्यान रखते हैं, पैनी नजर रहती है आपकी चुनाव आयोग पर या विदेशी मामलों में, बांग्लादेश या अमेरिका के मामलों में आप अच्छी पैठ है आपकी। मैं ये जानना चाहता हूं और दर्शकों के सामने यह रखना चाहता हूं, सच्चाई क्या है। अगर यह हो रहा है, इस तरह से वोट काटे जा रहे हैं लोगों के और लोगों की नागरिकता जा रही है, तो आने वाले ये वोट किसके हैं? विपक्ष के हैं, विपक्ष के ही होंगे, लाजमी है कि सत्तारूढ़ दल के तो वोट नहीं कटेंगे, विपक्ष के ही वोट कटेंगे। तो फिर योगी आदित्यनाथ की चिंता क्यों कि 85% उत्तर प्रदेश में उल्टा हो गया, भाजपा के वोट कट गए। ये भाजपा के हैं या विपक्ष के हैं? अच्छा, पहला क्वेश्चन यह है, और इसी में दूसरा जोड़ देता हूं, अगर यह चल रहा है तो इसके परिणाम तो बहुत भयावह होंगे। फिर जो जिनके नाम कट रहे हैं वह अपने हक के लड़ाई के लिए उन्हें सड़क पर आना पड़ेगा, और आज जनता सड़क पर है, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो। मनरेगा भी बंद हो गया, राम नाम सत्य हो गया, अब तो जी राम जी आ गया। तो जी राम जी मतलब सुबह उठिए और जाइए, कहिए जी राम जी, बस बात खत्म। बाकी कहते हैं ना कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। तो न सरकार के पास पैसा रहेगा, न योजना चलेगी। इसीलिए तो मनरेगा बंद किया गया, क्योंकि मनरेगा पर 100% की गारंटी थी, आप काम नहीं दोगे तो आपको भत्ता देना पड़ेगा, इसीलिए उसको बंद किया गया। तो अब यह लोग क्या करेंगे आखिर? मतलब अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे, अपना नाम कैसे चढ़वाएंगे जिनके नाम कट रहे हैं, चाहे यह पक्ष के हो या विपक्ष के हो, है तो इस देश के नागरिक। देखिए आप जो कह रहे हैं ना कि ये वोट किसके कटे, पक्ष के कटेगी विपक्ष के कटे, ये मैटर नहीं करता है। लोग अब जागरूक हो गए, और एक तरीके से देखा जाए ना, चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है ना, एक लोगों में परसेप्शन पहुंच गया, ये एनआरसी हो रही है, यानी नागरिकता की पहचान, नागरिकता स्थापित की जा रही है। हाँ एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे मैं हूं इस समय उत्तराखंड में बैठा हूं, बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, ठीक है, मेरा वोट उत्तराखंड में भी था, लेकिन मैंने उत्तराखंड से वोट को डिलीट कराया। डिलीट इसलिए कराया कि मेरे जमीन जायदाद पुश्तैनी सारी चीजें जो है यूपी में है, ठीक है, वहां पे वोट मैंने रखा। सेम चीज वही हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता ही वोटर हैं, उनको माइग्रेट करती है एक राज्य से दूसरे राज्य, जिस राज्य में चुनाव होता है जहां, है ना। तो वो लोग एनआरसी ही समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो है इन्हीं के ऊपर उल्टा दांव पड़ गया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्योंकि उनके अंधभक्त हों चाहे कार्यकर्ता हों, उनको समझ में आ गया कि अगर मैंने भारतीय जनता पार्टी के कहने पे आकर के अपना वोट विभिन्न जगहों पे रखाया, तो चुनाव आयोग के नियमानुसार उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होगी, जेल भी हो सकती है। तो इसलिए फर्जी जगह से वो अपना वोट कटवा के अपने ओरिजिनल जन्म स्थान पे वोट को ऐड करवा रहे हैं, या करवाएंगे जहां एसआईआर होगी, और जहां एसआईआर हो रही है वहां से यूपी से कटवा के वो अपने अपने राज्यों में, मतलब एक्चुअल एक फिल्टर निकल के आ रहा है। ये तो पहले क्या होता था, जहां भी चुनाव होता था भारतीय जनता पार्टी ट्रेन चला के, बस चला के, जैसे तैसे करके, इसमें आरएसएस पूर्ण रूप से सहयोग कर दी थी इनका। आरएसएस के भी कार्यकर्ता थे, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे, वो भी लोगों को जोड़ के बस भर के, ट्रेन भर के चुनावी राज्य, चुनावी जिले में भेजती थी। लेकिन अब जो है तो वो भी तो भारत का नागरिक, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, जो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे हमारा हो, है सब देश के नागरिक। लेकिन अगर उनके दिमाग में, अंधभक्तों के दिमाग में ये बात आ गई जिंदगी में पहली बार, जब से मोदी सरकार बनी है,
कि भाई साहब इनके चक्कर में रहे तो ना हम घर के रहेंगे ना घाट के, कम से कम घर पे अपना वोट रखिए, क्योंकि ये एनआरसी की टाइप का हो रहा है। खुला तो ऐलान नहीं किया कि एनआरसी हो रहा है, नागरिकता सिद्ध, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वो मांगे जा रहे हैं और गहन पुनरीक्षण इस आधार पे हो रहा है कि वो वहां का जमीन जायदाद एवरीथिंग उसका है कि नहीं है। इसी वजह से सारे लोग जहां जहां के हैं फिल्टर होके अपनी जगह शिफ्ट हो जा रहे हैं। अच्छा, जो लापता वोटर हैं वो एक्चुअल में फर्जी वोटर हैं, जो लगभग 85 लाख है। अब फर्जी वोटर क्या है, जैसे मेरी जैसे कि वो मॉडल का, कौन सा मॉडल बताया था राहुल गांधी जी ने, कौन से देश का, ब्राजीलियन मॉडल का, ब्राजील मॉडल। हाँ, ब्राजील की मॉडल का, वाकई मॉडल थी भी, ब्राजील के मॉडल है। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। अब फर्जी वोट 85 लाख ऐसे आए हैं कि एक ही व्यक्ति के फोटो को अलग अलग नापों से, अलग अलग फादर नेमों से उसको मैच किया था। अब बीएलओ को वो डिटेल मिला नहीं, फर्जी हो गए, अज्ञात वोटर हो गए, तो उनको तो हटाना ही पड़ेगा। क्योंकि अब जो है लिस्ट आ रही है बिल्कुल टेक्निकल रूप से फिल्टर होकर लिस्ट आ रही है। अच्छा, तो यही फर्जी वोटर्स जैसे ब्राजीलियन मॉडल थी, उसी तरीके से कई ऐसे निकल जाएंगे। अगर हम डीप में घुसेंगे ना ढूंढने के लिए, तो आपके चेहरे की, आपकी फोटो भी कई राज्यों में यूज हुई होगी, मेरी भी फोटो कई राज्यों में यूज हुई होगी, और वो भी सत्ताधारी पार्टी के लिए, जो 2014 से लगातार है। पहले मानता हूं कि कुछ होती थी गड़बड़ियां, लेकिन इस तरह से संगठित वोट चोरी नहीं होती थी, और जो एसआईआर से निकल के आ रहा है। तो फिर तो ये देश के लिए बहुत वोट जो है 85 से 90% भारतीय जनता पार्टी के बोकस वोट कट रहे हैं। ठीक है, इस पर आते हैं। थोड़ा सा महाराष्ट्र के देख ले। अजीत पवार तो कह रहे हैं कि मैं अपने चाचा के साथ जाकर के चुनाव लड़ूंगा, शरद पवार के साथ। यानी कि एनसीपी जो टूट गई थी, एनसीपी एक हो जाएगी अब फिर। तब तो फिर मोदी जी को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। सही न्यूज है आपके पास, आपके सूत्रों के हिसाब से ये उनके अंदर खाने। अच्छा, एक चीज और मजबूत होगी, आज जीतन राम मांझी जी का खुला बयान आ गया। और राज्यसभा, बिहार में राज्यसभा सीट का भी बंटवारा हो गया। मैं बता रहा हूँ गणित क्या है वहां पे। दो भारतीय जनता पार्टी और दो नीतीश कुमार और एक एलजेपीआर। जीतन राम मांझी ठेंगा गए और दूसरे उनके और सहयोगी ठेंगे में गए। तो आज जीतन राम, क्योंकि वहां से आधिकारिक घोषणा हो गई है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से, को भी नहीं मिल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को भी नहीं मिल रहा है, और चिराग पासवान को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। चिराग पासवान 2 की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको 1 सीट के लिए ऑफर किया हुआ है कि 1 सीट राज्यसभा देंगे। तो जीतन राम मांझी ने आधिकारिक बयान दिया था कि मैं गठबंधन तोड़ दूंगा और मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज फाइनली हो गया। मैं अभी शाम को ही देख रहा था। एमएसएमई लघु उद्योग मंत्री है वो। हाँ, अब जो है ना वो इस्तीफा देने तक की बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से। तो ये तो विकेट गिर गया, और उपेंद्र कुशवाहा का भी विकेट गया। अब आते हैं हम लोग महाराष्ट्र पे। जैसा आप बता रहे हैं, ये दोनों लोग घर वापसी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, आधिकारिक बयान है। हम लोगों के रिपोर्टर ने खबर भेजी है कि वहां पर उन्होंने बयान दिया है कि वह अपने चाचा शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वह भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि टूटी जो 2 भाग हो गई थी एनसीपी की, एक शरद पवार एक अजीत पवार के पास, दोनों फिर से एक हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एकनाथ शिंदे भी घर वापसी करने वाले हैं। तब तो फिर 8 सांसद तो मोदी जी के कम हो जाएंगे वहां से, तब तो बड़का झटका लग जाएगा जी। सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल आपके पास पुष्ट है। और अब एक हम लोग को नजर बना के रखनी पड़ेगी चंद्रबाबू नायडू पे। चंद्रबाबू नायडू भी बहुत जल्द उस पे आऊंगा मैं। आपके पार्टी के भी विधायक हैं वहां पर, तो वहां से मतलब यह चल क्या रहा है? क्या मतलब गठबंधन एनडीए टूट रहा है वहां पर? महायुति कहा जाता है एनडीए गठबंधन को, महायुति में बीएमसी चुनाव को लेकर के निश्चित ही 2 फाड़ है, और जो है ये बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर महायुति टूट रही, एक मिनट बात को क्लियर कर दे, हम हमारे दर्शकों को समझ आ जाए, क्योंकि मतलब अच्छे लोग जुड़ते हैं तो उनको क्लियरिटी चाहिए, और मैं वह हमेशा करता हूं, आपको भी मालूम है। यह कंफर्म क्लियरिटी मेरे को कीजिए कि अगर महायुति टूट रही है, महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन, और महाविकास आघाड़ी मतलब इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में, पहला चीज, एनडीए गठबंधन के अंदर 3 घटक दल हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना,
और अजीत पवार एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी। एकनाथ शिंदे के पास 55 विधायक और 7 सांसद हैं, अजीत पवार के पास 1 सांसद और 45 विधायक हैं, यानी कि 100 विधायक और 8 सांसद गठबंधन के पास। वह गठबंधन अगर छोड़ रहा है तो महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी, फिर तो बिल्कुल गिरेगी। और तो इधर 8 केंद्र से भी सांसद वो समर्थन नरेंद्र मोदी वापस से लेंगे। भी समर्थन वापस लेंगे, फिर वो भी लेंगे, बिल्कुल तो इधर बिल्कुल भी बिल्कुल, आप ये कम होंगे पुष्ट फिर। है, ये 100% सत्य खबर है। और इस पे मोहर लगना बाकी है। वही मैंने कहा ना, जनवरी के पहले दूसरे पखवाड़े तक ये क्लियर हो जाएगा। तो फिर और जहां इसका तक मतलब है इंडिया नहीं, गठबंधन की, एक मिनट मैं इसको मैं कन्फर्म कर दूं, जैसा मैंने हेडिंग में बताया अपने दर्शकों को कि मोदी मोदी का साथ छोड़ दिया महाराष्ट्र में अजीत पवार ने, यूपी में धोखा मोदी के साथ। तो जो एसआईआर हुआ है, एसआईआर के तहत भारतीय जनता पार्टी के 85% वोट कटे हैं। योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक बयान दिया है यह कि 85% भारतीय जनता पार्टी के कटे हैं। उसी को कवर करने के लिए डुप्लीकेट वोटर वहां खड़े किए गए हैं। पहला यह सवाल है, इसको कंफर्म कीजिएगा। और दूसरा, अगर महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार ने यह आधिकारिक बयान दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है दर्शकों को कि वह अपने चाचा के साथ मिलकर के बीएमसी चुनाव लड़ेंगे, यानी कि वह अपने चाचा के साथ जा रहे हैं, एनडीए गठबंधन छोड़ रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, एकनाथ शिंदे शरद पवार के जरिए घर वापसी करने की कोशिश में है। अभी क्लियर नहीं हुआ कि एकनाथ शिंदे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारी सूचना के अधिकार के तहत खबर यह मिल रही है कि एकनाथ शिंदे के पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी उनको भाजपा में विलय करने के लिए बोल रही है, जो एकनाथ शिंदे के लोग तैयार नहीं है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे सरकार के साथ रह नहीं सकते और अकेले चुनाव लड़ नहीं सकते। ऐसे में इंडिया गठबंधन रखेगा नहीं, तो घर वापसी ही एक रास्ता उनका बचता है, और वह घर वापसी की तरफ कदम बढ़ा भी रहे, क्योंकि राज ठाकरे से एकनाथ शिंदे की बहुत अच्छी बनती है। और राज ठाकरे अपने भाई उद्धव ठाकरे के साथ मिल गए हैं, एक बैनर तले चले आए। जो बाला साहब ठाकरे पार्टी उद्धव ठाकरे को सौंप दिए थे, तो राज ठाकरे घर से निकल गए थे, मातोश्री से निकल करके बाहर आ गए थे। तो सालों बाद वो दोनों भाई एक हो गए, बड़ी अच्छी बात है। पार्टी टूटे चाहे रहे, परिवार तो एक हो गया, यह खुशी की बात है, किसी का परिवार नहीं टूटा चाहिए। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे भी चले गए तो शिवसेना एक हो जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो महाराष्ट्र में राजनीति बड़ी दिक्कत हो जाएगी और बिल्कुल सरकार भी सही गिर बात है। जाएगी फिर ये तो। यहाँ सरकार महाराष्ट्र की भी जानी है और केंद्र से ये लोग समर्थन वापस लेंगे। इधर जीतन राम, मतलब बहुत उथल पुथल चल रहा है एनडीए गठबंधन में। वो ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम एकजुट हैं, लेकिन कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कोई फूटी आंख भी, झूठे मुंह भी सपोर्टिंग में नहीं बोल रहा है। हाँ, जो इनके प्रवक्ता एनडीए के आके भारतीय जनता पार्टी के कसीदे पढ़ते थे न्यूज चैनल्स पे आके, हाँ, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर नहीं मिला रहे हैं। या तो चुप्पी साध जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पे लेके भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ ना कुछ इशारा जरूर दे रहे हैं कि उनकी एक राय मिल नहीं रही है। कई प्रवक्ताओं को सुनता हूं मैं, और ये जल्दी आपको दिखेगा, बहुत जल्द ही दिखेगा जनवरी में। जैसे ही एसआईआर का ये भंडा एक खबर फूटने हमारे दीजिए, पास और यूपी की, हमारे पास यूपी एक का जो खबर है और है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने दीजिए। उसके बाद जो इनको औकात पता चलेगी केंद्र में और यूपी में, वैसी खटपट होगी। मुझे लगता है कि यूपी की सरकार पहले ही ना चली जाए, या वहां से उनको केंद्र के द्वारा इनको जो है कोई तहस न किया जाए। अनुप्रिया पटेल भी छटपटा रही है बाहर निकलने को। हमारे इधर अपने सरवन जोशी जी आरएलडी कह रहे वाले हैं, भी छटपटा रहे हैं, लेकिन नहीं। हमारे सरवन जोशी जी कह रहे हैं, मैं सरवन जोशी जी का बहुत कदर करता हूं, वो कह रहे हैं कि एनडीए गवर्नमेंट स्ट्रोंग है। तो मैं भी कह रहा हूं कि स्ट्रोंग है। जब तक चुनाव आयोग इनके साथ है तब तक सरकार स्ट्रोंग है, इसमें कोई डाउट, नो डाउट। मैं सरवन जोशी जी की बात से सहमत हूं। लेकिन कहते हैं ना कि बकरी बिहार में और यूपी में कहावत कहते हैं, बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। चोरी से किया गया काम कब तक चोरी आप छिपाओगे। चोरी निकल करके बाहर आ जा रही है। जनता का रिएक्शन बहुत अच्छे अच्छे तानाशाहों को, अंग्रेजों को भगा दिया। तो क्या ना कि इसमें क्या है, बात यह नहीं है कि मोदी की सरकार है या दूसरे की सरकार है, बात यह नहीं है। सवाल यह है कि क्या हमारे देश में लोकतांत्रिक तौर पर
चुनाव हो रहे हैं जो पहले हुआ करते थे। नेता आज के वह काम कर रहे हैं जो पहले के नेता काम किया करते थे। सांसद निधि या जो विधायक निधि है, जो पैसे आते थे तो अपने विधानसभा में और लोकसभा में काम करते थे, अब हो रहा है। क्या कोई नेता मंत्री अपनी योजनाओं का जिक्र करता है? हर चीज मोदी, हर चीज मोदी, तो बाकी मंत्रियों की क्या जरूरत है? बाकी जाके घर में बैठ करके घंटा बजाए। तो फिर यह चीजें जो हैं, अगर क्रिकेट मैच के अंदर थर्ड एम्पायर बिक जाए, एम्पायर बिक जाए, क्रिकेट खेलो आप आउट हो जाओगे, एम्पायर आउट ही नहीं देगा क्योंकि वह आपके साथ है। पूर्व सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जो जजमेंट लिखा था चुनाव आयोग को लेकर के, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के, ऐसे में जब पिटीशन पर सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री 3 लोगों की कमेटी करेगी। यानी कि निष्पक्ष, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जिसको कहते हैं, वह चीज होगा। तो कोई किसी पर शक नहीं कर पाएगा कि या इसे मिला है उसे मिला है, क्योंकि वह तो भाई तीनों की सहमति से आया है, पहली चीज। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने उसे बदल करके ड्राफ्ट ले आकर के कानून बना दिया कि नहीं, देश का प्रधानमंत्री कानून मंत्री या गृह मंत्री दोनों में से कोई एक होगा और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। तब तो सत्तारूढ़ दल जिसे चाहेगी उसे ही चुनेगी, लीडर ऑफ अपोजिशन कोई मतलब नहीं, 2-1 से जीत हो जाएगी। तीसरी चीज कि जो प्रधानमंत्री ने कानून बनाया उसमें पारदर्शिता तो है नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक चीज और कहा, टिप्पणी में, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने, उन्होंने यह कहा, कोर्ट नंबर 1 का फैसला है यह, कोर्ट रूम नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट का, सीजीआई के बेंच से, सीजीआई ने कहा कि जिस व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयोग या जिस ईडी के डायरेक्टर को या जिस सीबीआई के डायरेक्टर को प्रधानमंत्री स्वयं चुनेंगे, वह प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इसलिए पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री चुनेंगे यह जरूरी नहीं है, कमेटी चुनेगी, और वह कमेटी किसी एक की नहीं, 3 होगी और तीनों अलग अलग जगह के होंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री को क्यों अपना ही चुना हुआ मुख्य चुनाव आयोग चाहिए? क्यों एसआईआर के तहत लोगों के नाम काटा जा रहा है? संविधान का क्लॉज 726 यह कहता है कि इस देश में किसी भी व्यक्ति के नागरिकता पूछने का हक चुनाव आयोग को नहीं है, यह होम मिनिस्ट्री को है। तो चुनाव आयोग किस बेस पर नागरिकता साबित करने की बात करता है? किस बेस पर? वह पूछ ही नहीं सकता। इस देश में 99% लोगों के पास आधार कार्ड है। क्यों बनाया गया आधार कार्ड? आपका जन्म हुआ, आप स्कूल में जा रहे हैं तो आपको वहां जन्म प्रमाण पत्र तो पहले नहीं मिलता था, लोगों के घर में जन्म होते थे। यह जन्म प्रमाण पत्र तो 2000 के बाद में बनना चालू हुआ है या 90 के बाद में बनना चालू हुआ है। अब ऐसी समस्या है कि आधार कार्ड बैंक में खाता खोलने के लिए चाहिए, लोन लेने के लिए आपको चाहिए, बाकी चीजों के लिए सरकारी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए चाहिए, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए चाहिए, टैक्स भरने के लिए चाहिए, बैंक में खाता है तो आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। लेकिन आधार कार्ड, वोटर कार्ड नहीं बनेगा आधार कार्ड से। क्या चल रहा है? यह लोकतंत्र है देश का? क्या संविधान इस बात की देता है? मैंने संविधान को कई बार पढ़ा है और अभी भी स्टडी करते रहता हूं, आपको पता है अच्छी तरीके से कि संविधान के उन सारे क्लोथों को मैंने छान लिया, एक एक वर्ड को। कहीं भी ऐसा अधिकार चुनाव आयोग को नहीं दिया है जो स्पेशल इंसेटिव रिवीजन कराए। चुनाव आयोग को अधिकार है कि इंसेटिव रिवीजन वक्त वक्त पर होता है, इंसेटिव रिवीजन, स्पेशल इंसेटिव रिवीजन नहीं। आईआर उसे कहते हैं, आईआर करा सकता है, एसआईआर नहीं। दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें कि चुनाव आयोग से को लेकर के, एसआईआर को लेकर के आरटीआई पत्रकारों ने लगाई। मैं भी उस क्लब का मेंबर हूं। आरटीआई लगाई गई कि एसआईआर को लेकर के, तो चुनाव आयोग में यह फैसला ही नहीं हुआ है। एसआईआर का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, चुनाव आयोग का फैसला नहीं है, तो किसने यह फैसला किया, किसने आदेश दिया?
इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो व्हाट्सएप पे हो गया, व्हाट्सएप पे चैट से हो गया कि व्हाट्सएप पे चैट आया कि एसआईआर कराओ, भाई हमको विश्व गुरु बनना है, तो मेहमानों के लिए एसआईआर कराया जा रहा है या इस देश के लिए कराया जा रहा है? आप बोलिए। देखिए, जो ये आपके अंधभक्तों का है ना कि भाई एनडीए सरकार मजबूत है, हाँ भाई अभी तो बिल्कुल दिख रही है आपको ऊपर से मजबूत, हाँ लेकिन आप एनडीए सरकार के अंदर जाके घुस के देखिए कितनी अंदर से हिले हुए हैं और कितने कमजोर हैं। हाँ इनको हर पल इनकी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, कब कौन यहाँ पे गेम कर दे, क्योंकि एनडीए सरकार और इंडिया गठबंधन में सांसदों का केवल 30 सांसदों का फर्क है। हाँ और 30 सांसदों में हम आज चाहें उनको लें, लेकिन हम मजबूती के साथ लाना चाहते हैं हिंदुस्तान की आम जनता को भारतीय जनता पार्टी की हकीकत दिखा के और उन्हीं के सहयोगियों से बयान दिलवा के और खुद ब खुद निकलने को मजबूर करके हम अपनी सरकार में आना चाहते हैं। हम चाहें तो आज क्या नहीं है इंडिया गठबंधन के पास, केवल 30 सांसद ही तो तोड़ने हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन वही पब्लिक कहेगी और यही भारतीय जनता पार्टी वाले आरोप लगाएंगे कि इन्होंने छल से हमारी सरकार गिरा।